नमस्कार। सुनो कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा आज आपको सुनाने जा रही हूँ पराई बेटी की कहानी। दरवाजे पर बहुत ज़ोर से धड़ धड़ की आवाज़ सुनकर रोहिणी ने हड़बड़ाकर हाथ का काम छोड़ दिया। फिर वह मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलने चल पड़ी। बच्चे स्कूल से आ गए थे। दरवाज़ा खोलते हुए बोली, जरा धीरज रखो, क्या दरवाज़ा ही तोड़ डालोगे? तीनों बच्चे उस पर टूट पड़े और एक स्वर में चिल्लाए, मम्मी, हमारा परिणाम निकल आया है, हम पास हो गए हैं। ओह, तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि तुम मेरा गला ही घोट डालो। और उसने हंसते हुए पुत्र सुधांशु की बाहें अपनी गर्दन से सटा ली और फिर प्यार से उसे एक चपत लगा दी। तीनों बच्चे अपना अपना प्रगति पत्र दिखाने के लिए उत्सुक थे। कमरे में आकर तीनों ने अपने अपने प्रगति पत्र उसकी ओर बढ़ा दिए। बारी बारी से वह तीनों के कार्ड देखने लगी। वह प्रत्येक विषय के अंक देखती जाती और उसी के अनुसार ताड़ना व शाबाशी देती जाती। जब तीनों बच्चे कुछ शांत हुए तो रोहिणी का ध्यान कोने में खड़ी 7 वर्षीय चांदनी की ओर गया। रोहिणी ने उससे पूछा, और चांदनी, तेरा नतीजा कैसा रहा? चांदनी चुप रही, पर रोहिणी की बड़ी पुत्री अदिति ने जवाब दिया, मम्मी, यह तो अपनी श्रेणी में प्रथम आई है। अच्छा, चांदनी तो बड़ी होशियार है। रोहिणी ने रसोई घर में घुसते हुए कहा, अब सब बच्चे स्कूल के कपड़े बदलकर और हाथ मुंह धोकर खाने के कमरे में आ जाएं, मैं खाना लगा रही हूँ। चांदनी रोहिणी के मजले देवर दिलीप नाथ की पुत्री थी। कुछ माह हुए दिलीप नाथ व उनकी पत्नी की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से चांदनी उन्हीं के पास रहती थी। सबने सोचा था कि अपने ताऊ के बच्चों के साथ वह भी पल जाएगी और अपने माता पिता का अभाव अधिक अनुभव नहीं करेगी, परंतु वह बहुत गुमसुम रहती, कम से कम बोलती और कुछ समय के बाद तो मानो गूंगी ही हो गई थी। कभी कभी उसके ताऊ प्रद्युमन नाथ उसके इस आचरण को देखकर चिंतित हो जाते, परंतु फिर यह सोचकर आश्वस्त हो जाते कि पढ़ाई में वह ठीक चल रही है और स्कूल में ठीक व्यवहार करती है। धीरे धीरे चांदनी में परिवर्तन आने लगा। वह स्कूल में बच्चों से मारधाड़ करने लगी। पास पड़ोस के बच्चों की वह लीडर बन गई। जो उसके कहने में नहीं चलता उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता। रोहिणी के पास नित्य नई नई शिकायतें आने लगीं। वह हैरान थी। चांदनी से बोलते उसे डर लगता था। जो कुछ रोहिणी कहती चांदनी उससे उल्टा करती। कई बार तो रोहिणी को चांदनी पर अत्यंत क्रोध आता। उसकी इच्छा होती कि वह उसे खूब पीटे, परंतु वह क्रोध को पी जाती। सोचती, दूसरे के बच्चे को कुछ कहने सुनने का उसे क्या अधिकार है। उसके छोटे देवर निशीत की बदली भोपाल से दुर्गापुर हो गई थी। उसे कुछ दिन बाद वहाँ कार्यभार संभालना था, अतः वह भाई भाभी के निमंत्रण पर कुछ दिनों के लिए सहपरिवार उनके पास आ गया था। जब बच्चे स्कूल से आए तो चाचा को आया देखकर उससे लिपट गए, पर चांदनी अंदर के कमरे में चली गई। वहाँ पलंग पर निशित का 1 वर्षीय पुत्र सौरभ सो रहा था। वह उसे बहुत ही निरीह सा लगा। वह उसके पास बैठ गई। एक मक्खी बार बार उसके ऊपर आकर उसे जगा देती। वह बार बार उसे उड़ा देती थी। तभी चाची नीरजा हाथ में दूध की बोतल लेकर वहाँ आ गई। चांदनी को वहाँ देखकर वह बोली, अरे, मैं और तुम्हारे चाचा तो देख रहे हैं कि चांदनी कहाँ है और तू यहाँ बैठी है। खैर, अब तू यहीं बैठी रहना, सौरभ जागने ही वाला है। जैसे ही वह जागी तो दूध की बोतल उसके मुंह में दे देना। दूध पीकर वह तुझसे खेलता रहेगा, तब तक मैं नहा लूँगी। इस प्रस्ताव से चांदनी बहुत प्रसन्न हुई। चाची ने इतना बड़ा उत्तरदायित्व उसे दिया, इससे उसने अपने आप को गौरवान्वित समझा। जैसे ही सौरभ ने आंखें खोली, चांदनी मुस्कुरा उठी। वह प्यार से उसका नाम लेकर उसे पुचकारने लगी। सौरभ भी उसकी ओर देखकर अंगड़ाई लेकर मुस्कुरा रहा था। चांदनी मुग्ध हो गई। फिर एकाएक सौरभ का मुंह बिगड़ने लगा। उसने झट से उसके मुंह में बोतल दे दी। सौरभ दूध पीने लगा। अब चांदनी सौरभ के प्रत्येक काम का उत्तरदायित्व अपने ऊपर समझती थी। नीरजा को भी इससे आराम मिलता था और घर के कामों में अपनी जेठानी का हाथ बटाने का समय मिल जाता था। छुट्टी का दिन था। नीरजा अपनी एक सहेली से मिलने गई हुई थी। रोहिणी रसोई में व्यस्त थी। निशित आराम से लेटा हुआ अखबार पढ़ रहा था। अचानक उसे बड़े जोर से शोर सुनाई दिया। वह सोच रहा था कि बच्चे आपस में क्यों लड़ झगड़ रहे हैं। तभी उसे सौरभ के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने अखबार वैसे ही पलंग पर छोड़ दिया और बाहर निकल आया। तभी सुधांशु बोला, चाचा, चांदनी मुकुल से लड़ रही है। निशित ने चांदनी को पुकारा, परंतु वह हाथ में कोई खिलौना लेकर तेजी से भागी जा रही थी। तभी उसने सामने घास पर बैठे सौरभ को वह खिलौना पकड़ा दिया। सौरभ रोना भूल गया। तभी मुकुल ने निशित को संबोधित करके कहा, चाचा, देखिए, चांदनी मेरे भाई का यह भालू ले आई है। निशित ने फिर कहा, चांदनी, भालू मुकुल को वापस दे दे। चाचा, इसका भाई सो रहा है, सौरभ इसे मांग रहा था। मैंने तो थोड़ी देर के लिए उसे दे दिया है, अभी खेलकर वापस कर देगा। चाचा,
मेरा भाई जागते ही रोएगा, वह इस खिलौने को बहुत प्यार करता है। निशित ने सौरभ के हाथ से भालू लेकर मुकुल को पकड़ा दिया। सौरभ फिर चीख चीख कर रो उठा। निशित उसे गोद में लेकर घर के अंदर मुड़ गया। अभी वह सौरभ को चुप कराने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसे फिर शोर सुनाई दिया और अदिति की आवाज़ आई, चाचा, चाचा जल्दी बाहर आओ। अब जो दृश्य निशित ने देखा उससे वह दंग रह गया। चांदनी ने मुकुल को नीचे गिरा रखा था और उसकी छाती पर बैठी जोर जोर से मुक्के मार रही थी। उसके दांत भिजे हुए थे। बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती? इतने छोटे बच्चे से खिलौना लेता है? निशित चिल्लाया। चांदनी अंदर आ, नहीं तो बहुत पीटूंगा। परंतु चांदनी तो चंडी का रूप बनी हुई थी, मानो आज वह इस राक्षस को मार ही डालेगी। निशित ने आगे बढ़कर मुकुल को चांदनी के चंगुल से छुड़ाया और चांदनी को घसीटते हुए घर के अंदर ले गया। चांदनी हाथ छुड़ाने का प्रयत्न करती रही। निशित क्रोध में तो था ही। उसने सौरभ को एक और बैठाकर चांदनी के दोनों हाथ कसकर अपने हाथ में पकड़ लिए और तड़ातड़ 2 थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिए। तत्काल ही उसका मन आत्मग्लानि से भर गया। उसने चांदनी को छोड़ दिया। वह रोती हुई दूसरे कमरे में चली गई और निशित निढाल सा होकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। नीरजा जब वापस आई तो उसने घर में एक अस्वाभाविक से वातावरण का अनुभव किया। निशित वैसे ही हाथों में सिर लिए बैठा था। पास ही रोहिणी सौरभ को चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। निशित के सफ़ेद चेहरे को देखकर उसने चिंतित होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है न? उत्तर रोहिणी ने दिया, चांदनी और मुकुल में आज महाभारत हो गया था। निशित ने क्रोध में आकर चांदनी को पीट दिया। बस यही बात है? मैं तो घबरा ही गई थी। फिर हंसकर बोली, मैं भी जब कभी गुस्से में सौरभ पर झुंझला उठती हूँ तो घंटों पछताती हूँ। वह तो सब कुछ भूलकर खेलने लगता है, परंतु मेरा मन कचोटता रहता है। सौरभ की बात दूसरी ही है। चांदनी मेरे भाई भाभी की निशानी है। उसे पीटकर आज मैंने उनकी आत्मा को कितना कष्ट पहुँचाया होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? चांदनी ने गलत बात की, आपने पीट दिया, किस्सा समाप्त हुआ। उसके माँ बाप होते तो वे भी यही करते। अपने बच्चे को मार लो तो कोई कुछ नहीं कहता, पराए बच्चे को आंख भी दिखा दो तो ताने सुनने पड़ते हैं। रोहिणी बीच में ही बोली, भाभी जी, दुनिया के डर से हम अपने बच्चे को बिगड़ने थोड़ी ही देंगे। नीरजा ने आश्चर्य मिश्रित भाव से कहा, अपनी ही तो नहीं है, बेचारी बे माँ बाप की संतान है। यह कहाँ उचित है कि हम उसे मारे पीटें। मैं तो रोज़ दिन गिनती हूँ कि किसी तरह यह बड़ी हो और मैं इसकी शादी करके चैन की सांस लूँ। रोहिणी ने ठंडी सांस भरकर कहा और कमरा छोड़कर रसोई घर की ओर चली गई। निषेध दीर्घ निश्वास छोड़कर बोला, भाभी, पता नहीं चांदनी के इतने उत्पात कैसे सहती है। यह साधारण सी बात है, वह उसकी ओर से उदासीन है। क्या मतलब? यही कि वह सदा याद रखती है कि चांदनी पराई बेटी है। जहाँ अपनत्व का भाव न हो वहाँ हमारी भावनाएं भी नहीं उलझती। मैं भाभी जी को दोष नहीं देती, पर इतना अवश्य कहूँगी कि वह कर्तव्य और भावना में संतुलन नहीं रख पाती। वह चांदनी को पाल रही हैं केवल अपना उत्तरदायित्व समझकर। वह उसकी शारीरिक मांगों को पूरा करती हैं, पर उसको भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है। यह उन्हें ज्ञात नहीं है। चांदनी को अच्छे कपड़े और अच्छे खाने से भी अधिक प्यार की आवश्यकता है। जिसे आप भाभी जी की सहन शक्ति समझ रहे हैं, वह उनकी चांदनी के प्रति अवहेलना है। उसके लक्षणों से तो यह प्रतीत नहीं होता कि वह उपेक्षिता है। निशित खिन्न होकर बोला, आपका इशारा उसकी उदंडता की ओर है न? यह उसके अंदर की हीन भावना का ही एक रूप है। उसका सुषुप्त मस्तिष्क सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना चाहता है, इसलिए वह ऐसी हरकतें करती है। फिर तुम क्या करने को कहती हो? निशित ने हारे से स्वर में पूछा। यही कि हम भूल जाएं कि वह हमारी पुत्री नहीं है। जब वह अच्छी बातें करे तो हम उसे बढ़ावा दें, बुरी बात करे तो उसके अनुसार उसे दंड दें, परंतु उसे सदैव यह आभास रहना चाहिए वह हमारे प्यार की पात्र है और रहेगी। उसके साथ हम स्वाभाविक रूप से व्यवहार करेंगे तो वह भी अन्य साधारण बच्चों की तरह व्यवहार करेगी। फिर वातावरण को हल्का करने के विचार से वह बोली, और वह आफत की जड़ है कहाँ? जरा मैं भी उसकी खबर लूँ। नीरजा ने कमरे में जाकर देखा कि चांदनी ज़मीन पर लेटी हुई है और उसका मुंह दीवार की ओर है। नीरजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने पटक दिया। तब नीरजा बोली, चांदनी, तुझे चाचा ने मारा है इसलिए तू रूठी है न? कल ताऊ जी ने भी तो सुधांशु को पीटा था, वह तो नहीं रूठा था। चाचा मेरे पापा थोड़ी ही हैं, उन्हें मुझे मारने का क्या अधिकार है? जो प्यार करता है उसे नाराज होने का भी अधिकार है। जब तेरे मम्मी पापा नहीं रहे तो हमें ही अपने मम्मी पापा समझो। आप मेरी मम्मी कैसे हो सकती हैं? मैं तो आपको चाची कहती हूँ।
नीरजा कुछ सोच में पड़ गई। फिर उसने उस बात का रुख बदल कर पूछा, तू सौरभ को बहुत प्यार करती है ना? चांदनी ने केवल हाँ में सिर हिला दिया। उतना ही जितना अदिति हिमांशु को करती है, उससे भी बहुत ज़्यादा, चांदनी ने हाथों की दूरी से जताते हुए कहा। फिर वह तो तेरा सगा भाई नहीं है, इसी तरह मैं तेरी मम्मी तो नहीं हूँ, पर मम्मी जैसा प्यार तो कर सकती हो ना? चांदनी कुछ सोचती हुई चुप रही, फिर जरा झिझकते हुए बोली, चाची, अगर मैं आपको मम्मी कहूँ तो क्या आप बिल्कुल मेरी मम्मी हो जाओगी? नीरजा को इस प्रश्न की आशा नहीं थी, इसलिए वह जरा सकपका गई। फिर उसने तुरंत चांदनी को अपनी बाहों में भर लिया। क्यों नहीं, अब तुम हमारे साथ दुर्गापुर चलना। चांदनी की आंखें हर्ष से चमकने लगीं। फिर तो सौरभ मेरा बिल्कुल अपना भाई हो जाएगा। और क्या, पर मैं चाचा को पापा नहीं कहूँगी, उन्होंने मुझे मारा है, चांदनी ने रूठते हुए कहा। नीरजा ने नाटकीय ढंग से माथे पर हाथ मारकर कहा, हाय री तकदीर, कैसी कमअकल लड़की है। कुछ क्षण पहले तो कह रही थी कि चाचा मेरे पापा थोड़ी हैं जो उन्होंने मुझे मारा, और अब कह रही है चाचा को पापा नहीं कहूँगी क्योंकि उन्हें मुझे मारा है। चांदनी झेप सी गई। तभी उसने देखा निशित कमरे में आ रहा है। वह नीरजा के गले में बाहें डालकर लिपट गई और उसके कान के पास मुंह ले जाकर बोली, चाची, अभी कुछ मत बताना चाचा को, यह हमारी आपस की बात है।